हो उसके बारे में अच्छी भाषा का उपयोग कर सके। उनकी खुद की भाषा भी मर्यादित और संयमित होनी चाहिए, तभी वो दूसरे के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो पाएंगे। हमें याद करना होगा आजादी के आसपास का वो दौर, उसके पहले का दौर और उसके बाद के कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक मूल्य थे, जो उच्च आदर्श थे, वो आदर्श आज गायब हो रहे हैं। और यही कारण है कि राम गोपाल यादव और नरेंद्र राठी जैसे मंत्री ऐसी अभद्र और असंयमित और अमर्यादित टिप्पणियां देते हैं, जो भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से और इसके भविष्य को देखते हुए एक शुभ संकेत नहीं है, अगर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं और उच्च पदों पर बैठा भी। जी बालाजी, और न सिर्फ राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, बल्कि राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है। तो देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी चीज नहीं है ये, अगर इस तरह की आप अज्ञानता में, मतलब आपके पास ज्ञान है फिर भी आप इनको दरकिनार करते हुए आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या कहा, तो आप कहते हैं कि ये उन्होंने गांव के एक मुहावरे की तरह कह दिया, जैसा कि आपने पहले भी कहा था। हालांकि आपने नरेंद्र भाटी का भी सुना हो, तो उन्होंने यहां पर यह बताने की कोशिश की, मैंने डंडा चलाने की बात की थी, न कि जो कुछ यहां पर बताया जा रहा है वो। लेकिन हमारे पास जो फुटेज है, जो टेप है हमारे पास, उसमें साफ तौर पर है कि उन्होंने क्या कहा। तो आखिरकार ये डिफरेंस क्यों बाद में जब जवाब मांगा जाता है, जवाब तलब किया जाता है? देखिए, उनके पास मुझे लगता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है जी, और वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि उनको अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का निर्देश मिलता है तो उसको भी वो मानने के लिए तैयार हैं जी। तो ये तो सही बात है, एक अच्छी पहल उन्होंने की है कि अपनी गलती को स्वीकार किया है। सुदर्शन न्यूज के इस कार्यक्रम के बाद इसमें उन्होंने करोड़ों दर्शकों के सामने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि गलती हुई है। लेकिन हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप गलती मान लें और हम क्षमा कर दें। हम कोई कोर्ट नहीं है, हम कोई न्यायालय नहीं है, हम सिर्फ गलती का एहसास कराते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह देश के सामने, एक बड़ा सवाल हम ये रखना चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को स्थान क्यों, जिन्हें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पता नहीं हो, उसके बारे में जो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है उसके बारे में पता नहीं हो, और साथ ही साथ अपनी भाषा को आप नहीं सुधार सकते हैं। भाषा किसी के भी व्यक्तित्व का एक अपरिहार्य अंग है। भाषा से उसके पूरे जीवन का आप पता कर सकते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा होगा, पढ़ाई लिखाई कैसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी भाषा अगर संयमित और सही नहीं है जी, और वैसे में जबकि आप एक कैबिनेट मंत्री हैं किसी प्रदेश के, तो फिर आपसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश क्यों हो रहा है? अगर ये प्रवेश उनका हो रहा है तो उन्हें एक आवश्यक जो प्रशिक्षण है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है जी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, विशेष करके सपा सरकार में, कि उनके मंत्री बड़े अनियंत्रित भाषा वाले हैं जी। और यही जी बालाजी, और यही कारण है कि हमारे देश में, हमारे समाज में पिछले कुछ समय जब अन्ना की मुहिम चल रही थी, उस समय भी ये मांग उठ रही थी कि जो भी नेता अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उन्हें भी एक टेस्ट पास करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं आगे, उन्हें संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लोकतंत्र के चारों स्तंभ के बारे में, कार्यपालिका, न्यायिका, विधायिका और तीनों, और साथ ही मीडिया के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक मानदंड तय करने की जरूरत है कि अगर आपके पास ये नॉलेज है तो फिर आप आ सकते हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस तरह का अब आवश्यक हो गया है आज के परिवेश को देखते हुए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अनजाने में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश करते हैं जी। उन्हें पता नहीं होता है कि इसके लिए कौन सी सही भाषा का होना चाहिए इस्तेमाल। ऐसे कई उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज इंटेंशनल हो, जानबूझकर कही गई हो, अपमान करने के उद्देश्य से कही गई हो, तो उस बात के लिए तो बिल्कुल क्षमा नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य देता है और अनजाने में उससे ऐसा वक्तव्य अगर आया है, या उसके लिए वो कोई गलती अपनी नहीं मान रहा हो, अपने लिए वो अपने आप को डिफेंड कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज की राजनीति में जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इसमें इसका अवमूल्यन हो रहा है, ये अवमूल्यन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इस अवमूल्यन को रोकने के लिए हमें उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। उसमें एक पूरा मैकेनिज्म
विकसित करने की आवश्यकता है कि राजनीति में जो प्रवेश हो पढ़े लिखे लोगों का, अच्छे लोगों का, दूरदर्शी लोगों का हो, जो देश की राजनीति को एक दिशा दें, लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, न कि वो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी करते समय, उनके बारे में बातचीत करते समय असभ्य और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं होगा और आज की राजनीति की सफाई, उसमें शुचिता का एक तरह से उसको ले आना, संचार, बिल्कुल संचार आवश्यक है और इसकी पहल शुरू कर देनी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। जी बालाजी, एक और सवाल है यहां पर कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की तो आपने बताया कि उत्तर प्रदेश काव्यों का देश रहा है, जो कि बड़े बड़े लेखक का स्तंभकार उनका उत्तर प्रदेश स्टेट रहा है, राज्य रहा है, प्रदेश रहा है। तो क्या कारण है कि अब इतना बदलाव आ चुका है और ज्यादातर गलतियां उत्तर प्रदेश से ही सामने क्यों आती है, इसी स्टेट से, इसी राज्य से, इसी प्रदेश से सामने क्यों आती है? आखिरकार ये संस्कृति में अचानक से बदलाव क्यों, भाषा में अचानक से बदलाव क्यों, क्या हो गया है? देखिए, भाषा के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन फिर भी आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत प्रासंगिक है जी। और आवश्यक है कि इसके बारे में कुछ कहा जाए जी। भाषा में जो बदलाव आया है, भाषा में जो एक तरह से विकृति आई है जी, उस विकृति के लिए हमारा समाज भी एक बहुत बड़ा दोषी है। समाज की जो अशिक्षा है वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है भाषा की विकृति में। और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि सिनेमा और टेलीविजन पर जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, सिनेमा में विशेषकर, इसमें भी ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया जाता है। एक हाल ही में फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस पूरे फिल्म में विविध प्रकार की गालियों को उसका प्रयोग किया गया और उसके जो चरित्र थे लगातार इन गालियों का प्रयोग कर रहे थे। माननीय मंत्री जी ने भी अभी जिस मुहावरे का प्रयोग किया, उस मुहावरे का प्रयोग मैंने बार बार बताया अभी कि आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण परिवेश के लोग या शहरों में भी जो तथाकथित जो निचले निचले तबके के लोग, एक तरह से कह दिया जाए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, वो ऐसे मुहावरे को यदा कदा इसका प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अवांछनीय है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम भाषा की बात कर रहे थे, भाषा में ऐसी विकृति क्यों? भाषा में विकृति जनमानस में है, लेकिन राजनेताओं की भाषा में ऐसी विकृति आने का कारण ये रहा है कि हमारा समाज भी कहीं न कहीं उसका भी अवमूल्यन हुआ है। साहित्यिक दृष्टिकोण से भी साहित्य आज पिछड़ रहा है जी। यही कारण है कि हमारी भाषा भी विकृत हो रही है। मीडिया के ऊपर भी कहीं न कहीं इसका जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। आज आप अगर मीडिया की भी भाषा को देखें तो उसकी भाषाओं में भी साहित्य का जो समावेश है तो बिल्कुल नगण्य है, शून्य है, और उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं की जाती। उसका प्रयोग करने पर व्यंग किए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिसने भाषा को एक सतही बना दिया है, चलताऊ बना दिया है, और ऐसे जो देशी मुहावरे हैं, जो ग्रामीण परिवेश के अभद्र मुहावरे हैं, वो भी आज हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है और माननीय मंत्री जी इससे अछूते नहीं रह पाए। उन्होंने ऐसी प्रतिकूल और अवांछनीय टिप्पणी जी। तो ये कुछ वजह हैं बालाजी जिससे भाषा का अवमूल्यन हुआ है और लगातार भाषा के स्तर में जो गिरावट आई हम उसी का नतीजा देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश के मंत्री ही हर बार ऐसा करते हैं? उत्तर प्रदेश के मंत्री ही लोकतंत्र के स्तंभों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुलेआम पत्रकारों को धमकी देते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में खास क्या है, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, बने रहे हमारे साथ।